किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी एक बार फिर हमारे लेके आ गए हैं और आज एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच उपस्थित हैं प्रधान वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय खुरई से पधारे डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है। और भैया हरो श्रोताओं के फोन भी अब शुरू हो गए हैं, तो बिना देर करें अपन जो कार्यक्रम शुरू करत है और जानत है कि आज के पहले किसान श्रोता कौन से हैं और कौन सी शंका को समाधान कराव चाहत है। हेलो जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी और सर विजय उपाध्याय ग्राम सतपाड़ा तहसील पथरिया जिला दमोह। विजय उपाध्याय जी आपको कार्यक्रम में बहुत स्वागत है जी। और बताओ भैया आज का प्रश्न लेके आए हो। हमने भटा के पेड़ लगाए थे सर। हाँ जी। बेटा रहे पूरे के पूरे पेड़ सूख गए हैं। पूरे सूख गए हैं। हाँ, उसमें हमने ना एक काम करो तो सपोर्ट के लाने लकड़ियाँ लगा देती और वो रस्सी से बांध देते। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि रस्सी के बांधे से या सपोर्ट से सूखे हों। कितने दिन पहले लगाए थे आपने भटा जा बताओ। और फिर तो एक आधे महीना पहले की बात है और लगाए थे और जैसे ही वो फल आए और सूखने लगे थे। चलो भैया, तो आज शिवराम सिंह रघुवंशी जी आज एक कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हाँ। जो प्रधान वैज्ञानिक है अटल बिहारी कृषि महाविद्यालय खुरई से, वे आपके प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। सुनो। देखो भैया कि जब भी अपन कोई सी पौध लगाएं, चाहे अपन भटा की पौध लगाएं, चाहे टमाटर की लगाएं, चाहे मिर्ची की लगाएं, एक तो आपको पता है कि जब अपन जो उसकी क्यारी बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी करीब 4-5 इंच ऊंची बनाया करें और पूरी क्यारी जो है ना उसको उपचारित कर लिया करें फफूंदनाशक दवाई से, क्योंकि जो फफूंद होती है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है इन पौधों को। क्या है कि स्टार्टिंग में शुरुआत में तो पौधा अच्छी बन जाएगी, लेकिन बाद में जब उसमें फूल आएंगे, फूल आने के बाद फल बनेंगे, उस टाइम ये एकदम से अपना आक्रमण बढ़ा देती है और पौधे खत्म होने लगते हैं। यदि हम उखाड़ कर देखेंगे तो आपकी जड़ों में या तो सड़न निकलेगी, देखना आप, या जब पौधे तो आपके मर ही चुके हैं तो आप एक देखें उसको उखाड़ के कि उसमें जो मैं बता रहा हूँ वो फफूंद वाली समस्या है कि नहीं है। क्योंकि अपन लोग पूरी जब हम क्यारी बनाए तो उसको अच्छी तरह से उपचारित कर लें, साथ में हमारी दोनों जो फफूंदनाशक दवाइयां रहती हैं उनसे बीज उपचार भी करें और फिर उसकी पौध लगाएं मतलब। और साथ साथ में जो हमारी हानिकारक फफूंदों को एक अपनी ट्राइकोडर्मा फफूंद आती है जिसको हम जैविक फफूंद बोलते हैं, उससे भी हमारा भूमि उपचार करें आप और साथ साथ में अपना बीज उपचार करें। इसके बाद यदि हम कोई पौध लगाएंगे तो पौध हमारी पूरी स्वस्थ उत्पन्न होगी, स्वस्थ पौधा बनेगा और साथ साथ में जो ट्राइकोडर्मा रहेगा हमारा, ये दूसरे हानिकारक फफूंदों को खत्म करेगा। और भैया हरो कार्यक्रम को आगे बढ़ावे के पहले आपको मनोरंजन करवाते हैं। आपको एक कार्तिक गीत लेके आए हैं, देखो गा रही हैं पूनम देवी और उनकी सखियां।
हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। साहब जी नमस्कार। नमस्कार भैया। चांदा मऊ से सलमान। चांदा मऊ से सलमान, हाँ बहुत बहुत स्वागत है भैया। मेथी बोने है अपन का मेथी बोने हैं? हाँ। चलो ठीक है, तो मेथी की बोनी की का प्रक्रिया है जो जानो चाहत हो आप? हाँ। चलो ठीक है भैया, तो डॉक्टर रघुवंशी जी आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। तो देखो भैया, अपन मेथी लगाएंगे तो अब जो अपना समय है तो रबी मौसम की फसलों की बुआई का समय चल ही रहा है, ठीक है। तो मेथी आपको कितने बीघा में लगाना है? हेलो। मेथी कितने बीघा में लगाना है आपको? असल में हमारे यहाँ बीघा की जगह एकड़ चलता है। अच्छा, कितने एकड़ में लगाई? एकड़ में बताओ भैया, कितने एकड़ में लगाई आपने? नहीं लगाना है हमें। हाँ, तो लगाना है तो अपन बीज ले आए कि नहीं लाए उसका, अपना मेथी का? यहाँ का नहीं लाए हम, वैसे पूछ बताया कौन किस्म हुए। तो इसके लिए आप एक काम करें कि अपना जो जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे उद्यानिकी विभाग है, ठीक है। तो वहाँ पे आप संपर्क कर लें, यदि उनके पास यदि कोई इसका मेथी का उन्नत बीज होगा तो वो आप वहां से ले लें, ठीक है। और यदि वहां नहीं मिले तो अपना बाजार से ले लें, ठीक है। और बाजार से लेने के बाद उसका बीज उपचार करें और बीज उपचार करने के बाद उसकी बुआई कर दें, ठीक है। ठीक। तो धनिया भी कौन सी बीज है? धनिया तो अपन थोड़ी सी, अब ये अपनी दिसंबर आ जाएगी ना, नवंबर निकलने के बाद, तो धनिया क्या होता है अपन थोड़ी सी देर से लगाते हैं। और धनिया के लिए आप लोग जैसे आपने नाम सुना होगा, अपना जो गुना जिले में कुमराज क्षेत्र है, उधर क्या धनिया बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो धनिया जो अपन लगाएंगे ये अपने को दिसंबर के आखिरी में लगाएंगे। सब पूरी जब बोनी अपनी हो जाएगी उस टाइम धनिया की बुआई कर सकते हैं अपन, ठीक है। ठीक है सलमान भाई, आपने हमारे तक फोन लगाओ, हमें आशा है कि आपकी शंका को समाधान भाव हुई है। और भैया अपना जो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आगे जारी रहे, लेकिन ओके पहले फिर मनोरंजन की बेरा है। आओ सुनत हैं सिकंदर सिंह यादव को गाओ जो लोकगीत। तुम हो राम हमारे घनश्याम, हमारे तेरे सोनो। तुम हो राम हमारे घनश्याम, हमारे तेरे सोनो। धनुष उठाए भूप सब हारे, भूप सब हारे तेरे सोनो। तुम हो राम हमारे घनश्याम, हमारे तेरे सोनो। गज और ग्राहे लड़े जय
जल भीतर गज और ग्राहे, लड़े जल भीतर गज को बचाए, ग्राहे संघारे, ग्राहे संघारे। तेरे सोनो तुम हो रामो हमारे, घन श्यामो हमारे, तेरे सोनो। और डॉक्टर साहब, जब तक कोई श्रोता को फोन आते हम आपसे जानो चाहते हैं कि अब जो रबी की फसलें लगाई जा रही हैं और किसान उक्त प्रक्रिया में संलग्न है, तो ये विषय में आप जानकारी दो। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि अभी अपना रबी का मौसम चल रहा है और सभी जगह लगभग मतलब खेत खाली हो चुके हैं जी। तो हम किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में उनके पास जैसी पानी की व्यवस्था है, क्योंकि सबसे ज्यादा रबी मौसम में आती है सिंचाई की समस्या। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनके पास पानी कितना है, क्योंकि सबके लिए पानी की व्यवस्था एक सी हो नहीं सकती जी। तो उस टाइम में किसान भाई ये ध्यान रखें कि उनके पास कितना पानी है सिंचाई देने के लिए जी। यदि एक पानी है तो वहां पे हम ये कहना चाहेंगे किसान भाइयों से कि जो एक पानी की व्यवस्था है तो वो अपने कुछ जमीन में चना लगा लें, बिल्कुल, कुछ एरिया में सरसों लगा लें, कुछ एरिया में मसूर लगा लें, कुछ एरिया में अपनी अलसी लगा लें। ठीक। अब क्या कहते हैं कि जैसे चना, अलसी, मसूर और सरसों, इनको अपन देखते हैं कि कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। और चना तो हमारा बिल्कुल, यदि किसान के भाई पास दो पानी यदि होते हैं तो एक बार उन्होंने अभी दे दिया और एक आराम से जब उसकी पूरी चने की घेंटी बन जाती है उस टाइम यदि तब तक वहां उठाया जाए तो भी मतलब, लेकिन यदि उनके पास एक पानी की व्यवस्था दिख रही है तो मेरे हिसाब से वो चना लगा लें। अच्छा, आपने सिंचाई के दृष्टिकोण से जो फसलों की बात करी कि चना और वो, अब अगर इन फसलों के क्रम की हम बात करें और वो क्रम को तापमान से जोड़ के देखें तो तापमान आजकल दिन में ज्यादा है, रात में ठंडक है, तो तापमान के दृष्टिकोण से क्या क्रम रहो चाहिए इन फसलों को? अब देखो सतीश भाई साहब, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि तापमान को सबसे ज्यादा अपने को ध्यान रखना है जी। तो अब जहाँ पे तापमान की बात आ रही है और फसल चक्र की बात आ रही है तो अपने एरिया में यदि जिन किसान भाइयों ने यदि बरसात की फसल में मक्का लगाई हुई है तो वहां तो बिल्कुल चना लगाएं। अच्छा। क्योंकि बहुत ही अच्छा उनका फसल चक्र रहेगा और कहीं कोई समस्या उनको नहीं आएगी। हाँ, कुछ किसान भाइयों ने अपनी बरसात में यदि लगाई है, क्या बोलते हैं, अपना सोयाबीन लगाया है तो वहां पर इनका फसल चक्र सही नहीं रहेगा। जी। और बहुत से लोगों ने धान भी लगाई होगी, ठीक है, तो धान वाले में चना लगा सकते हैं, मक्का वाले में चना, इनका फसल चक्र बहुत अच्छा रहेगा। और चने का जब अपन लगाएंगे तो इसके लिए जो कुछ उन्नत किस्में हैं, क्योंकि किसान भाई बहुत से सोचते हैं कि हमारे पास जो बीज उपलब्ध है हम उसी को लगा दें, तो मेरा ये कहना है किसान भाइयों से कि उनका जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर में भी अपना है, पास में जबलपुर भी पड़ता है, तो उन्नत किस्मों के बीज लेके आएं और उनको लगा कर देखें। जैसे हमारी जो उन्नत किस्मों में जैसे जेजी 24 है, जेजी 36 वैरायटी है जी। कुछ अपने ग्वालियर विश्वविद्यालय निकाली है, आरबीजी 204, 201, 202, इनको भी लगा सकते हैं जी। तो ये ध्यान रखें। और बहुत से लोगों बोलते हैं चने के बीज की मात्रा भी ज्यादा लगती है जी, तो बोलते साहब हमें तो बीज भी कम लगे। अच्छा। तो उस स्थिति में हम बता दें उनको सरसों, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लागत किसान की बढ़ती जा रही है, तो उसको कम करने के लिए जैसे हम बता दें सरसों का बीज बहुत कम लगता है। अच्छा। ठीक। और दूसरा अलसी का भी कम लगता है। तो जिन किसान भाइयों को यदि समस्या है कि हमको साहब चना 1 एकड़ में मतलब 30 किलो लगता है तो उसको हमें बीज को कम करना है, तो सरसों का बीज छोटा होता है तो बीज की मात्रा भी कम लगेगी और अलसी का भी छोटा होता है, तो सरसों के लिए भी अपनी पूसा तारक वैरायटी है जो वो भी अच्छी है एक, ठीक है, एक RH 0749 है वो भी अच्छी है, मतलब वो भी लगा सकते हैं। और इनके बीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपने क्षेत्र में ही, सागर क्षेत्र में उत्पादन का हुआ है, तो ये वैरायटी यहीं से अपने को मिल सकती है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि कितनों भी किसानों को समझाई जाए, वे अपने घर को बीज बनाते हैं, जो आप प्रामाणिकता की बात कर रहे हो, प्रमाणित बीज की बात कर रहे हो, तो अगर घर को बीज किसान लेबो ही चाह रहा है तो उखों कौन कौन सी सावधानियां रखो चाहिए? अब देखो सतीश साहू जी, आपने प्रश्न बताया है, मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि पूरी खेती में यदि हमारा बीज सही नहीं निकला तो आखिरी में जाकर क्या होगा, हमारा पूरा परिणाम जो है ना वो अच्छा नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण आदान है बीज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदान है। इसलिए किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि किसान भाई जब अपना घर का बीज लगाते हैं, छानते हैं, बीनते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन बीज की मात्रा वो बढ़ाते जाते हैं जी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बीज की मात्रा बढ़ रही है जी। तो डॉक्टर साहब आगे अपनी चर्चा जारी रहे। हेलो, हाँ जी, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। सतीश साहू जयराम जी भैया को बोल रहे हैं? कमर सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है कमर सिंह जी आपको, आप तो हमारे नियमित श्रोता हो।
और बताओ भैया आज का प्रश्न लेके आए हो? यार मेरा सर हम बताए मसूर में और हम बताए किसी में मियाँ लग रही, कौन सी दवाई डाले सर? मसूर और पिसी में माहू लग रही है। सर तो भैया कितने दिन पहले लगा दी थी आपने मसूर और पिसी? कम से कम आज 26-27 दिन की हो गई। चलो ठीक है भैया। डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी उपस्थित हैं। तो राजपूत साहब राम राम। ऐसे आपने मसूर लगाई, मसूर कब लगाई थी आपने? 27 दिन होगा, मतलब बहुत जल्दी लगा दी थी। तो उसमें क्या माहू आ रही है? तो माहू आ रही है तो उसके लिए तो अपने को जो हल्की सी दवा आती है अपनी उसका, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, कहीं कहीं हल्के से बादल भी हो रहे हैं अपने, तो ये माहू का प्रकोप तो आएगा उसमें, क्योंकि अपन ने थोड़ी सी बहुत जल्दी बोनी कर दी है उसकी। तो इससे बचने के लिए अपनी जो दवाई आती है इमिडाक्लोपिड, उसका अपन स्प्रे करना पड़ेगा इसमें। और थोड़ा सा आपने इतनी जल्दी बोनी क्यों कर दी? मतलब क्योंकि थोड़ी सी हल्की ठंड आ जाता तभी अपने को इनकी बोनी करना चाहिए, लेकिन आपने बहुत जल्दी, मतलब 27 दिन की तो आपकी फसल हो गई है आज। तो अब थोड़ा सा देखो, ध्यान रखो इस चीज का है। और जैसे जैसे इतना तापमान ये कम होता जाएगा तो अपनी फसल की वृद्धि भी अच्छी होगी और ये समस्या भी दूर हो जाएगी। ठीक है। और डॉक्टर साहब अब अपन अपनी चर्चा जारी रखें। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि किसान भाई जो अपना बीज की मात्रा लगाते हैं तो घर का बीज तो लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा घर का बीज है, लेकिन बीज की मात्रा 2 से 2.5 गुनी लगाते हैं जी। आप उदाहरण दें कि गेहूं को मैंने बोला कि 40 किलो एकड़ लगाओ, तो बोलते साहब हम तो उसको 80 किलो 75 किलो इतना एकड़ लगाते हैं, लगभग दुगनी और सवा दुगनी और 2.5 गुनी तक जी। तो मैं इस अपने यहाँ के माध्यम से किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि बीज की मात्रा जो अपन बोलते हैं तो हम तो बोलते हैं साहब 40 किलो एकड़ लगाओ जी गेहूं, ठीक, 30 किलो एकड़ लगाओ अपना चना जी। तो अब जब अपना मात्रा यहाँ कम हो रही है तो आपका जो भले सामान्य अनाज है तो लगभग भाव में तो उतना ही पहुंच जाएगा, लेकिन अपने जो प्रमाणित बीज आते हैं अच्छी संस्थाओं से आते हैं उनके थोड़ा भाव ज्यादा रहते हैं। तो मेरा किसानों से निवेदन है कि अच्छी जगह से प्रमाणित बीज लेके, बीज भले किस्म वही लगाएं लेकिन बीज को अपना कम मात्रा रखें बीज की और अच्छी जगह से लेके लगाएं, इससे कि हमको ये रहेगा कि हमारा बीज शुद्ध है। भैया देखो कितनी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि जो सिफारिश इनके द्वारा करी जात है कृषि विशेषज्ञों के द्वारा, उत्तो बीज अपन को लगाओ चाहिए। अपन अपने घर को बीज लेके ज्यादा लगा रहे हैं तो वो उससे कोई वैसा विशेष फायदा नहीं होता है अपन को, बल्कि प्रमाणित बीज लेके अगर कम संख्या में पौधे रहे लेकिन गुणवत्ता की फसल अपन, ये चीज को भैया अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के लाने थाली में खाना आओ है और उनमें 4 आदमी खाएं तो सब भूखे रह जाए, तो ऐसे ही पौधों को रहे थे। अगर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा के पौधा लगा दे तो सबको पोषण नहीं मिल पात और अपने उत्पादन पे फर्क पड़ा था। तो डॉक्टर साहब जो तो आपने बहुत अच्छी बात बताई बीज के विषय में। एक के अलावा आने वाली जो खेती है, रबी की फसलें हैं, उनमें कौन कौन सी और बातों को ध्यान रखें? सतीश भाई साहब एक दूसरी बात और महत्वपूर्ण है कि हम लोग बोलते हैं कि आप बीज उपचार करें जी, लेकिन बिल्कुल सही बीज उपचार होगा तो हमारा पूरा परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा जी। तो अब मैं यहाँ पर किसान भाइयों को थोड़ा सा बीज उपचार के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे हमने बोला किसान भाइयों से कि सबसे पहले आप लोग अपनी फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार करें जी। ये क्या है कि कॉमन एक सामान्य प्रक्रिया है, चाहे चना हो, चाहे अपना गेहूं हो, चाहे कोई सी फसल हो। अब फफूंदनाशक हम करेंगे तो फफूंदनाशक से जब उपचार करते हैं ना तो बहुत से किसान भाइयों को मैंने देखा है कि बीज डाला उन्होंने मशीन में जी, और मशीन में डालने के बाद दवाई उसमें भुरक दी और बोल दी कि हमारा बीज उपचार हो गया जी जी। डॉक्टर साहब आगे अपनी चर्चा जारी रहे। हेलो बिल्कुल भैया, हेलो किसान वाणी उपाध्याय जी को बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार भैया। जैसे हम नैनो यूरिया और नैनो डीएपी साथ में मिला के डाल सकते क्या गेहूं में? हाँ उपाध्याय जी, अब जो नैनो यूरिया आ रहा है और नैनो डीएपी आ रहा है बिल्कुल आप उपचार कर सकते हैं, क्योंकि इसका नैनो का नाम से ही मतलब है कि हमको मात्रा कम लगे और इसका उपयोग पूरा पूरा हो पाए। अकेला बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके उपयोग करने में सावधानी रखना, बाकी अपन उपयोग नैनो यूरिया का और नैनो डीएपी का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बड़ी फसल में डाल रहे? देखो पहले तो हम बताएं आपको कि कोई सी फसल हो उसकी शुरुआती अवस्था में इसको हम बोलते हैं एक आधारीय आवश्यकता लगती है तत्वों की। यदि आपने शुरू में अपन ने कौन सी फसल लगाई है आपने? गेहूं लगाया है। हाँ अब गेहूं लगाया है तो गेहूं अपना कम पानी वाला है कि मध्यम पानी वाला है कि बिल्कुल असंचित है, बताओ हमें थोड़ा सा। हाँ हाँ और DDW 47 भी है। अच्छा अच्छा, तो अब जो आप इनमें कितने पानी दोगे, 2 दोगे कि 3 दोगे बताओ? ये 32-88 है, इसमें 3 पानी दे देंगे।
3 पानी। अब देखो उपाध्याय जी, अपन जब 3 पानी वाला गेहूं लगाते हैं ना, तो उसमें अपने को लगभग बीज के बराबर जो अपना रहता है NPK, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास वाला खाद है ना, वो अपन शुरुआती अवस्था में बोते समय देते हैं। वो आपने दिया है कि नहीं दिया? दिया है सर। दिया है। तो दिया है तो अब बाद में अपने को नैनो यूरिया देना है, नैनो DAP नहीं देना है। मतलब यदि आपने शुरुआत में अपना जो दे दिया है, मात्रा कम रहे तो नहीं देखो उपाध्याय जी, अपने बाद में यदि ऐसा लग रहा है, क्या होता है कि हम पौधों की अवस्था देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमको असंतुलित उर्वरक का उपयोग भी नहीं करना है, क्योंकि गेहूं की फसल को उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर नाइट्रोजन की जरूरत लगती है। तो हम वो पहला पानी जो हम देंगे 20 से 25 दिन में, उस टाइम दे देंगे उसकी 1/3 मात्रा, और 1/3 मात्रा जब हम उसकी गवोट बनती है गेहूं की, उस टाइम जो उसकी 60 दिन के आसपास आती है, उस टाइम दे सकते हैं। ठीक है। बाकी आपने जो आधारी में सब दिए हैं, जैसे हमारा NPK, नत्रजन, स्प्रो, पोटास दिया है, तो बाद में हमको नैनो DAP की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि हमको लग रहा है कमी दिख रही है तो हम उस टाइम कर सकते हैं, क्यों नैनो जी आजकल जो चल रहा है ना टेक्नोलॉजी में, ये इसलिए निकाला जा रहा है कि एक तो मात्रा कम लगे, और दूसरा क्या उसका जो उपयोग क्षमता है खाद की, वो पूरी पौधे कर पाए। अभी क्या होता है कि हमने ज्यादा मात्रा में गलती से चला गया तो मिट्टी में जाकर वो स्थिर हो जाएगा, फिक्स हो जाता है, मतलब पौधे ले नहीं पाते, और मिट्टी में फिर उसका दूसरा साइड इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी आप नैनो यूरिया तरफ जा रहे हैं, नैनो DAP तरफ जा रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारी खाद उर्वरक की उपयोग क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में क्या बोलते हैं खाद की मात्रा भी कम लगेगी। चलो भैया उपाध्याय जी, आपको भी धन्यवाद कि आपने आकाशवाणी फोन लगाओ कार्यक्रम में भागीदारी करी और महत्वपूर्ण प्रश्न रखो। और रघुवंशी जी, एक फोन के पहले आप बता रहे थे बीज उपचार के बारे में। तो सतीश भाई साहब, जो अपन ने आजकल देखा है कि किसान भाई हमारे जो बीज उपचार है ना, उसका थोड़ी सी असावधानी बरतते हैं, तो उसका हमें परिणाम सही नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल विधिवत बताना चाह रहा हूं किसान भाइयों के लिए कि चाहे हमारा बीज उपचार गेहूं का हो, चाहे चने का हो, चाहे और कोई सी फसलों का हो, सबसे पहले हमको बीज उपचार करना है काय से? फफूंदनाशक दवाई से। अब जिस फसल की हमारी अनुशंसित फफूंदनाशक है, वो हम दवाई की मात्रा ले लेंगे। और आजकल क्या है, बीज उपचार करने के ड्रम आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए कृषि विभाग के द्वारा आत्मा परियोजना के द्वारा भी आसानी से मिल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक ड्रम की क्षमता होती है 20 किलोग्राम, और हमारी 1 किलो बीज के लिए फफूंदनाशक की दवाई की मात्रा लगती है 3 ग्राम। तो ऐसे हमने 20-30-60 ग्राम दवाई ले ली, और उसको बिल्कुल करीब 200 ml पानी में घोल लिया, और उसमें करीब 1 मुट्ठी शक्कर डाल दी या घोल डाल दी, उससे वो थोड़ा चिपचिपापन आ जाए उसमें। और उसके बाद घोल को डाल के हमने उसमें ड्रम में डाल दिया, और ड्रम को हमने करीब 20 बार दाएं तरफ और फिर बाद में 20 बार बाएं तरफ घुमाया। तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी फफूंदनाशक दवाई की एक हल्की सी परत प्रत्येक बीज पर आ जाएगी। उसके बाद उस बीज को हमने बाहर तसला में निकाल के, और ये हमारी एक टाट रहेगा या फर्श रहेगा, उस पर उसको सुखाने डाल दिया। जैसा ही वो हल्का सा सूख जाएगा, उसके बाद फिर हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक की एक फफूंदनाशक आती है, जिसको हम जैविक फफूंदनाशक बोलते हैं, उसकी मात्रा हम लेंगे 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। फिर हम उससे बीज उपचार कर देंगे। विधि सेम रहेगी हमारी, ऐसे 20 किलो बीज है तो 20 दाम 200 ग्राम हमने ट्राइकोडर्मा ले ली हमारी, और उसका मात्रा भी बढ़ जाएगी पानी की, और शक्कर की मात्रा भी बढ़ जाएगी, थोड़ी गुड़ की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब हल्का सा अपन जैसे चाशनी बनाते वैसा हमारा एक घोल बन जाएगा। उस घोल को फिर डाल के हमने उसमें घुमा दिया। तो पहले हमारा फफूंदनाशक से बीज उपचार हो गया, फिर हमारी ये जैविक फफूंदनाशक से उपचार हो गया, और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि हमको गेहूं का बीज उपचार करना है कि चने का करना है। यदि हमको गेहूं का करना है तो गेहूं में हमारा एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक आता है। यदि हमको चने करना है तो राइजोबियम जैविक उर्वरक आता है। तो ये हमारे फसलों के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमको इसका उपचार करना है। तो ये यदि जैसे मैंने बताया ना कि इस विधि से हम उपचार करके उसको छांव में सुखाएंगे, और इधर हमारा उपचार होता जाएगा, उधर सूखता जाएगा, और फिर मशीन में पहुंचेगा, तो हमारी फफूंदनाशक दवाई की मात्रा जो लगी हुई है, चिपकी हुई है उससे, फिर उसके बाद हमने ट्राइकोडर्मा से उपचार किया, वो लगी हुई है, बाद में हमने जैव उर्वरक से फसल के अनुसार उपचार किया, वो भी उसके ऊपर चिपक जाएगी, और उसके बाद जो मशीन में जाएगी तो मात्रा नीचे बीज के साथ में अंदर जमीन के अंदर पहुंचेगी। अब वहां पर जैसे ही हमारा बीज का अंकुरण होगा, तो अंकुरण होते ही
जैसे मिट्टी के अंदर जाएगा तो आसपास जो फफूंद रहेगी वो उसको पूरा सुरक्षित रखेगी। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आपने इस टाइप से बीज उपचार किया है तो वहां पर हमारे पौधों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं होगा, कोई पौधे सूखेंगे नहीं, न कोई पौधों की जड़ें सड़ेंगी और हमको पूरी पौध संख्या मिलेगी। जब पूरी पौध संख्या मिलेगी तो वहां पे हमारा अच्छा उत्पादन आएगा। अब साथ में यहाँ पे हम, ये तो हमारा गेहूं चने का हो गया। अब कभी कभी हम देखते हैं कि गेहूं में आजकल जड़ माहू की समस्या भी आती है, तो उसको भी आजकल के जड़ माहू की समस्या ना है तो उसके लिए बीच में जैसे हमने पहले हमारा फफूंदनाशक से बीज उपचार कर दिया, उसके बाद हमारा आता है क्लोरीपाइरिफॉस कीटनाशक, उससे उपचार कर लें। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा ट्राइकोडर्मा का और चौथे नंबर पे आएगा हमारा एजोटोबैक्टर से। तो आजकल सब लोग देखते हैं कि बीज उपचार को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि आपका बीज उपचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है फसल उत्पादन की। सबसे पहले अच्छा बीज होना चाहिए और दूसरे नंबर पर हमारा अच्छा बीज उपचार होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा खाद और उर्वरक का प्रबंधन। तो इस बात पर ध्यान रखें और ऐसे यदि आप लोग उपचार करेंगे तो हमारी पूरी पौध संख्या अच्छी मिलेगी और आपको पूरा फसल का अंकुरण सही मिलेगा, पौध संख्या सही मिलेगी और उत्पादन सही मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भैया हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज एक कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ हमारे बीच पधारे थे उनको परिचय एक बार हम फिर से कराते हैं भैया। जे हते डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी और जे प्रधान वैज्ञानिक हैं अटल बिहारी कृषि महाविद्यालय खुरई में। तो डॉक्टर साहब, आपको इतने आबे और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी देवे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बे किसान भैया बिन्ना हरे जो ने आज कार्यक्रम में फोन लगाए, बड़े अच्छे अच्छे कृषि संबंधी प्रश्न पूछे, उनको भी बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो कार्यक्रम के अगले अंकों में आपसे फिर भेंट हुई है, यही उम्मीद के संगे फिलहाल चाहत है अनुमति। राम राम।